स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं 19 जुलाई 2017 को जो आयोजित पेपर था जेल प्रहरी का, सुबह 9 बजे का जो समय था, उस पेपर के जो क्वेश्चंस है बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत डिटेल में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके पास डायरेक्शन दिया हुआ है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक, 4 में से दोस्तों आपको एक जो है सही आंसर है, सही सेंटेंस है, वो आपको चूज करना है। चारों सेंटेंस सेम फॉर्मेट है, कुछ ना कुछ ग्रामेटिकली उसके अंदर मिस्टेक है। देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, परचेज ऑफ कार्स हैज राइजन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ न्यू कार्स। क्या मीनिंग क्या हो रहा है इसका कि जो कार्स का जो परचेज है, कार्स की जो खरीदारी है, वो क्या हो रहा है, हैज राइजन, वो बढ़ गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ न्यू कार्स। दोस्तों ग्रामर आप इसका अगर देखें तो यहां पर ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हैज हो गया, आपका ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि ये आपका दोस्तों परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है आपका दोस्तों? ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और परफेक्ट में भी कौन सा है आपका? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों, ये वाला। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा क्या कहता है भाई? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या फिर हैव, और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर, यही आपका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो देखो दोस्तों, हैज आया, देखो परचेज ऑफ कार्स। अब ये हैज और हैव जो है ये किस पर निर्भर करता है? हैज और हैव किस पर निर्भर करता है? ये हमको देखना है जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है ना दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, इसका मतलब आपका या तो ही हो या शी या इट या कोई भी नाम, कोई भी सिंगुलर नेम हो, तो उन सब के साथ जो है हम लोग हैज लगाने वाले हैं दोस्तों। और उसी प्रकार से अगर आई हैं, यू हैं, जो कि सिंगुलर होते हुए भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस कहा जाता है इनको। ठीक है, तो याद रखना आई, यू, वी, ठीक है, या फिर दे, या फिर इस प्रकार के और भी बाकी प्लूरल वर्ड्स जो हैं, प्लूरल जो नाम हैं, उन सब के साथ हम लोग हैव लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो सिंगुलर के साथ हम लोग हैज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। अब आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परचेज ऑफ कार्स। तो कार्स जो वर्ड है, ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक भी कर सकते हैं। कार्स जो है वो आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, ध्यान देना। कार जो है आपका वो क्या है? प्लूरल नाउन है। लेकिन अगर देखा जाए तो कार्स आपका जो है वो सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, वो याद रखना। सब्जेक्ट जो है वो आपका ये शब्द है, खरीदारी। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ये शब्द है, ये आपका सब्जेक्ट है। खरीदारी करना, किस चीज की, किस वस्तु की खरीदारी करना? कार की खरीदारी करना। और ये खरीदारी जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके हिसाब से आपका जो वर्ब है एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राइज जो है ये आपका क्या होता है? देखो, एक आपका जो फर्स्ट फॉर्म है वो राइज, ठीक, सेकंड फॉर्म जो है वो आपका रोज, और थर्ड फॉर्म जो है वो आपका होता है राइजन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सेकंड फॉर्म, और ये आपका जो है दोस्तों थर्ड फॉर्म है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर हमारा आ गया। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर आ गया कि देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नाउन 1 दिया है, बीच में ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन 2, और उसके बाद आपका वर्ब। तो वर्ब हमेशा जो है वो किसके हिसाब से आएगा? नाउन 1 के हिसाब से आएगा। ठीक है ना, वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आता है? नाउन 1 के हिसाब से। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वापस से। आपका सपोज नाउन 1 है, बीच में आपका ऑफ का प्रीपोजिशन है, और उसके बाद चाहे नाउन 2 हो या चाहे नाउन 3 हो, लेकिन दोस्तों आपका जो वर्ब आएगा
वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, हमेशा अकॉर्डिंग टू नाउन वन, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमेशा आएगा। ठीक है, यहाँ पे वही हो रहा है, देखो परचेज ऑफ कार्स है तो कार्स के हिसाब से यहाँ नहीं होगा सिंगुलर या प्लूरल, किसके हिसाब से, परचेज के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका तो यही मतलब है कि फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, परचेज ऑफ कार्स हैज राइजन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ न्यू कार्स, क्योंकि अच्छा इस तरह के इसमें एरर्स भी जो आते हैं ना, आपके टेंस के ही एरर आते हैं, या तो टेंस के या स्ट्रक्चर के या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वर्ब के, इस प्रकार के ही एरर आएंगे, कोई शब्द का एरर नहीं आता है। आप सेकंड में देखो ये लिखा है परचेज ऑफ कार्स, तो कार्स के बाद हैव आ गया। ठीक है, तो ये आपका हैव यहाँ पे रॉन्ग हो गया है ना, फर्स्ट के हिसाब से हैज हो जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। परचेज ऑफ कार्स यहाँ पे वही हैव के बाद तो V3 आना चाहिए, इधर भी V3 आना चाहिए, तो ये दोनों आपके रॉन्ग हो गए। यहाँ पर आप देखो परचेज ऑफ कार्स हैज, तो हैज जो है, अगर हैज यहाँ पे आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, राइजेस नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बस याद रखो आप लोग, कभी भी हैज और हैव आया, अगर आप इतना भी याद रख पा रहे हो, क्या याद पर रख पा रहे हो कि हैज और हैव आया, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का जो है तीसरा फॉर्म लगाओ, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, इतना याद रख पा रहे हो तो इसमें तो गलती कम से कम आप नहीं करोगे, इस क्वेश्चन में आपका सही जाएगा, 1 नंबर आपका जो है दोस्तों डन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सेम पैटर्न का आपका सेकंड क्वेश्चन भी है, और क्या लिखा है इसमें, द क्वारलसम लेडी, क्वारलसम जो है आपका एक आपका दोस्तों क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, क्या है ये आपका एडजेक्टिव है जो बताता है इस लेडी के बारे में, इस लेडी के जो किस प्रकार की लेडी है, झगड़ेलू, झगड़ालू। ठीक है, झगड़ाऊ, तो झगड़ाऊ लेडी। ठीक है, उस लेडी की खासियत बता रहे हैं कि वो झगड़ाऊ, एकदम झगड़ा करती हुई। अब देख लेते हैं, तो झगड़ाऊ जो लेडी है, हैव बीन शाउटिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, एक तो झगड़ाऊ क्या है, लेडी है, और वो क्या कर रही है, हैव आया, बीन आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी आया, और सिंस आया, और मॉर्निंग। तो दोस्तों देखो सिंस और फॉर कभी भी आता है तो एक चीज तो हमको समझ में आ रही है, देखो हैव लगा हमारा, बीन लगा, इधर सब दूर हैव बीन लगेगा, एक चीज तो हमको समझ में आ रही है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हमारा सेंटेंस है ये। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। जैसे ही पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पता चला, बिल्कुल फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद या तो हैज या फिर हैव प्लस बीन, ठीक है, हैज हैव प्लस बीन, ठीक है, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद कोई भी दूसरे अदर वर्ड्स होंगे, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो अदर वर्ड्स हो सकता है, उसके बाद आपका या तो सिंस या फिर फॉर, दोनों में से कोई एक, और दूसरा फिर वापस से आपके कोई दूसरे वर्ड जो टाइम शो करते हो, टाइम फ्रेज जिसको हम बोलते हैं, टाइम इंडिकेटर जो हो, टाइम बताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो उनको वो लगा देंगे। तो ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया। इसमें आप देखो कि ये देखो हैज किसके लिए आता है, जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और हैव किसके लिए आता है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, उसके साथ आई और यू को भी प्लूरल मान लो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ये हमने बात कर ली। अब आप देखो कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप देखो क्या लिखा हुआ है, द क्वारलसम लेडी, तो ये जो शब्द तो इसका लेडी के बारे में, अब वो लेडी की बात हो रही है, और ये जो लेडी है ये अकेली लेडी है, एक लेडी है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, मतलब हैव तो नहीं आएगा, हैव आपका रॉन्ग हो गया, क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे
हैज आना चाहिए। एक तो ये पता चल गया, बीन आ गया, बीन बराबर है हैज बीन, उसके बाद V1 ing शाउटिंग, ठीक है। सिंस और फॉर का मैंने बताया था पिछले जो पेपर्स में सॉल्व कर रहा हूं उसमें भी मैंने बताया था, सिंस जो है एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूं, देखो ये हमारा हो गया सिंस और ये आपका है फॉर। दोस्तों जब भी हम, ध्यान देना, जब भी हम नेम ऑफ डेज की जब हम बात करें, किसी भी दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, उसकी बात करें, या फिर हम किसी पार्ट ऑफ डेज की बात करें, दिन के हिस्सों की बात करें, दिन के हिस्से, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, टू नाइट, ठीक है, नून, कोई भी पार्ट, दिन के किसी हिस्से की बात करें तो, या फिर नेम ऑफ डेज की बात करूं, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, किसी दिन का नाम की बात करूं, या फिर दोस्तों किसी ईयर का नाम, किसी साल का नाम, 1944, 2013, 2017, किसी साल का नाम बताऊं, या फिर मैं किसी मंथ का नाम बताऊं, ठीक है, मंथ का नाम बताऊं दोस्तों, या फिर मैं कोई टाइम बताऊं, एग्जैक्ट टाइम है ना, वो क्लॉक टाइम बताऊं। क्लॉक टाइम का मतलब होता है कोई घड़ी का टाइम बताऊं, ठीक है, घड़ी का कोई भी टाइम, 2 o'clock, 3 o'clock, 2:30, 4:30, कोई भी एग्जैक्ट टाइम बताऊं, कोई डेट का नाम बताऊं, एग्जैक्ट नाम बताऊं, कोई निश्चित समय की बात करूं तो सबके साथ सिंस आएगा, ठीक। और अगर मैं बात केवल पीरियड ऑफ टाइम की कर रहा हूं, दौरान की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, दौरान की बात कर रहा हूं, जैसे 2 days, ठीक है, या 2 minutes, या many days, मतलब मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, उस दौरान की बात कर रहा हूं, तो कोई अनिश्चित समय की बात कर रहा हूं तो उस केस में फॉर आएगा। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है इसका। आप देखो सिंस आ गया, तो सिंस और मॉर्निंग जो है ये आपका एकदम करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ गया, हैज में आ गया, तो मतलब फर्स्ट वाला तो दोस्तों हमारा होने वाला है नहीं, फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग है। बी देख लो, द क्वारलसम लेडी, वापस हैव आ गया तो ये आपका रॉन्ग हो गया, बी वाला आपका इनकरेक्ट है। द क्वारलसम लेडी हैव बीन, भाई सब में हैव लगाओगे तो आंसर कब दोगे, ये भी रॉन्ग हो गया ना। तो हैव बीन शाउटिंग फ्रॉम, फ्रॉम नहीं आएगा बाबा, फॉर नहीं आएगा, सिंस आपका बराबर है, ठीक है। तो फिर लास्ट हमारा क्या है, द क्वारलसम लेडी, ये देखो हैज बीन शाउटिंग और सिंस मॉर्निंग, मतलब डी वाला जो है दोस्तों आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, out of the given 4 words only one is spelled correctly, find the word that is correctly spelled। कोई एक की स्पेलिंग सही है, बाकी 3 की स्पेलिंग गलत है। देख लेते हैं, यूजुअली, यूजुअली में दोस्तों डबल एल आता है, क्या आता है, डबल एल आता है, इसकी स्पेलिंग गलत। ये है यूटिलिटी, तो यूटिलिटी में दोस्तों TI आता है, ई नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो गया। डिप्थेरिया, ये आपका बिल्कुल सही है, देखो यहाँ से काटो, डिप TH, डिप्थेरिया, ठीक है, डिप्थेरिया, तो यहाँ पे डिप्थेरिया जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई एरर इसमें नहीं है, ठीक है, डिप्थेरिया आपका करेक्ट है। डिफरेंस, ये आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है, DIFFERENCE, डिफरेंस, तो ये आपका, ये भी आपका गलत स्पेलिंग है, ठीक है। तो डिप्थेरिया जो है ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, गिवन 4 वर्ड ओनली 1 इज स्पेल्ड, नॉट स्पेल्ड करेक्टली, अब एक की स्पेलिंग सही नहीं है, 3 जो है आपके एकदम एक्यूरेट है। ऑर्डिनेंस, ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पे जो है आई आने वाला है, क्या आने वाला है, आई आने वाला है, ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग गलत हो गया। ओमिशन, OMMISSION, ये आपका करेक्ट है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है होप या उम्मीद, होप या उम्मीद, ये भी आपकी स्पेलिंग सही है। ओरिजिनल है ना, ओमिशन का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना, उसको टाल देना, ओरिजिनल असली। तो ऑर्डिनेंस जो है किसी प्रकार का एक प्रकार का ऑर्डर, उसकी बात हो रही है, तो ये हमारा जो है रॉन्ग स्पेलिंग वाला, ये ऑप्शन फर्स्ट राइट है, ठीक। देखो, fill in the blanks with the correct article, I aspire to be dash
एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्पायर का मतलब होता है मेरी विश, आई वांट टू बिकम, है ना, एक विश है मेरी एक तमन्ना है, महत्वाकांक्षा है, ठीक है, तमन्ना है मेरी, क्या, टू बी एस्ट्रोनॉट। तो अब ये एस्ट्रोनॉट देखो बोलते हैं ना, एक बच्चा बोलता है ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। तो एक इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक के सेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका एन आ जाएगा, ठीक है, द तो आएगा नहीं। आई एस्पायर टू बिकम द एस्ट्रोनॉट, द मतलब वही कोई पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे केवल वो एक एस्ट्रोनॉट एक प्रोफेशन होता है, वो प्रोफेशन को चुनने वाला है। तो यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनने वाला हूँ, क्या बनने वाला हूँ, एक एस्ट्रोनॉट। तो एक के सेंस में यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब आपका एन बिल्कुल सही है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ढूंढना है हमको। तो देखो, अ ड्रॉप ऑफ टीयर ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब होता है टप 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 टप, नीचे गिरना, नीचे गिरना। तो जी जाहिर सी बात है, जब आंसू हमारे आंख से गिरते हैं तो आंसू ऊपर तो जाएंगे नहीं, आंसू कहाँ गिरेंगे, नीचे 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 जाएंगे, डाउन जाएंगे। तो क्या होगा, अ ड्रॉप ऑफ टीयर ट्रिकल्ड डाउन हर चीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, डाउन हर चीक। अमंग मतलब के बीच में, दो से ज्यादा लोगों के बीच में। देखो अमंग का मतलब क्या होता है, दो से अधिक के बीच। जब हम इसकी बात करें तो अमंग होता है। जैसे बोला, चलो पिताजी ने बोला कि बेटा सबके बीच में सबको ये जो मिठाई है ये बांट दो। तो कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स या डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग ऑल, है ना, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग ऑल। तो अमंग देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अमंग जो वर्ड है आपका, ठीक है ना, अमंग जो वर्ड है वो दो से अधिक, दो से अधिक के बीच, इसकी बात होती है, ठीक है। एक वर्ड आपका होता है बिटवीन, बिटवीन जो वर्ड है वो होता है केवल दो लोगों के बीच में, है ना, केवल दो लोग या दो वस्तु के बीच में, दो के बीच में, है ना। बीच में का सेंस कभी भी आ रहा है, दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो हम लोग बिटवीन बोलते हैं। जैसे देयर इज नो वन बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है, तो बिटवीन यू एंड मी। लेकिन सो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग अमंग अस, तो हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे जो है, या सो मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग अमंग अस, हम सब के बीच में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की बात करें तो अमंग हो गया, ठीक। अब विथ का मतलब होता है के साथ, है ना, तो ये के साथ, ये के साथ के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। फॉर का मतलब तो आपको पता ही है, के, और ये आपका हो गया लिए, तो यहाँ पे के लिए की बात नहीं हो रही। आंसर तो देखो दोस्तों हमको पहले ही मिल गया था, लेकिन मैं साथ साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाते जा रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है ना, तो ताकि आप लोग बहुत आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। 3 स्पैरोज पर्स्ड द डैश ब्रांचेस ऑन द ट्रीज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 3 स्पैरोज पर्च डैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। पर्च का मतलब होता है चहचहाना, ठीक है, वो आवाज करना, चहचहाना, पर्चिंग ऑन द, मतलब वहां पे बैठ के चहचहाना, ठीक है, पर्च। अब वो पर्च डैश द ब्रांचेस, तो ब्रांच जो है उसके ऊपर होता है, ऑन द ब्रांच, है ना, ब्रांच के ऊपर। भाई कहाँ पे वो लोग आवाज कर रहे हैं, कहाँ पर वो स्पैरोज बैठी हुई है, वो ब्रांच के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ पे ऑन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद द ब्रांचेस, ब्रांच के साथ तो होगा नहीं, ठीक है, तो विद द ब्रांच तो होगा नहीं। अगर देखो 3 स्पैरोज पर्च्ड बिलो द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो ट्री जो ब्रांच है उसके बिलो स्पैरो कैसे बैठेगी, नीचे कैसे बैठेगी, ब्रांच के ऊपर ही बैठेगी ना। बिलो तो मतलब होता है आपका कि नीचे के सेंस में होता है ना, बिलो। अच्छा दोस्तों, बिलो में देखो इस तरीके से आपको समझना है। बिलो मतलब मान लो एक ये पहाड़ी है ना, और कोई यहाँ पे चोटी पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, और नीचे कोई एक कोई घर है ना, कोई एक घर है, तो वो क्या बोलेगा, द हाउस इज बिलो द हिल। इस तरीके से बोलेगा कि वो जो घर है वो कहाँ पर है, पहाड़ी के नीचे है, या बिलो माय
बिलो दी टॉप, बिलो दी माउंटेन, ये इस टॉप के नीचे है, उसके नीचे है। बिलो मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। अंडर का मतलब भी होता है नीचे, बट थोड़ा डिस्टेंस, जैसे बोलते हैं ना कि अंडर द टेबल, द कॉपी इज केप्ट अंडर द टेबल, के नीचे, छत्र छाया में, के नीचे वो है। तो अंडर मतलब जैसे ये है ना, ये मान लो आपका डेस्क है, नीचे फुटबॉल है, तो आप बोल सकते हो ये आपका अंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका अंडर की पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग अंडर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑन आ जाएगा, ऑन आपका जो है राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा दोस्तों। ये देखो आप नेक्स्ट 8th वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। जो एक नाम है आपका, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है ये, जो प्लेस, देखो अकेला लड़का है ना, ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया, स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया। तो जो प्लेस डैश पियानो रियली वेल, तो जो प्लेस डैश पियानो, तो जो प्लेस क्या होगा, जो प्लेस अ पियानो रियली वेरी वेल, देखो आएगा क्या, या तो अ आएगा या फिर द आएगा। तो जो प्लेस जो है एक पियानो बहुत अच्छे से बजाता है, ध्यान देना ये सेंस होगा, या जो है पियानो बहुत अच्छे से बजाता है, किस सेंस में आ रहा है भाई, जो पियानो बहुत अच्छे से बजाता है, जो एक पियानो नहीं होगा। जैसे जो हैज़ अ पियानो, अगर यही सेंटेंस होता, अगर मैं ऐसे लिखता है कि जो हैज़ अ पियानो, जो हैज़ अ पियानो, कि जो के पास जो है एक क्या है, पियानो है, तो आपका यहाँ पे सही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक की बात हो रही है कि जो के पास एक पियानो है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो है वो बजाता है, क्या बजाता है, पियानो बजाता है, और बहुत अच्छे से बजाता है। तो यहाँ पे उस पियानो की बात हो रही है, उस स्पेसिफिक, उसको आपने क्या कर दिया, डेफिनेट बना दिया, पियानो को आपने क्या बना दिया, डेफिनेट सेंस में बात हो रहा, उसको निश्चितता आपने प्रदान कर दी, ठीक है, निश्चितता आपने उसको प्रदान कर दी। ये उसको निश्चित के भाव में, निश्चित के सेंस में आपने ले लिया, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका दोस्तों द आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो प्लेस द पियानो वेरी वेल, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 9th वाला क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। देखो क्या लेते हैं, विस्पर, तो विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, ठीक है, धीरे धीरे मन में बोलना है, बहुत ही कान में बोलना, धीरे बोलना, ये धीरे 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 बोलना। एकदम गुचुर पुचुर करना, एकदम कान में धीरे धीरे एकदम बात करना, किसी को सुनाई नहीं दे, उस तरीके से धीरे बोलना। तो विस्पर टू ईच अदर, एक दूसरे से वो बात कर रहे हैं, डैश नो वन एल्स कैन हियर, है ना। अब वो क्यों बात कर रहे हैं, देखो किस तरीके से जोड़ेंगे हम लोग, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे, बहुत ही धीरे धीरे, एकदम चुप 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 के बात कर रहे हैं, ताकि, है ना, सो दैट, इसलिए, चूंकि, है ना, सो दैट नो वन कैन हियर, मतलब वो इसलिए बात कर रहे हैं कि उनको कोई ना सुन सके, तो वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं ताकि, है ना, वो ताकि का सेंस में यहाँ पे आ रहा है, वो गाना भी है ना, ताकि ओ ताकि, तो ये ताकि की बात हो रही थी, ताकि, तो ताकि का इंग्लिश जो है वो सो दैट होता है, ठीक है, ताकि सो दैट होता है, ठीक है। तो ये सो दैट आपका सही हो गया, है ना। और तो होगा नहीं, और तो जो है इधर प्लस इधर माइनस, मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस को दूसरा, अच्छा सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ऑप्शन के लिए होता है, ठीक है। ये जो और जो है, या तो हम ये, तो हम किस लिए यूज करते हैं, ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए, ये या के सेंस में, क्या प्रोवाइड करने के लिए, ऑप्शन। भाई क्या लोगे, चाय या कॉफी, व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफी, इस तरीके से ऑप्शन प्रोवाइड करने के सेंस में। तो ये तो होगा नहीं। नाइदर, नाइदर का मतलब होता है दोस्तों दोनों में से कोई, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं, ये होता है नाइदर, ठीक है। जैसे ये नाइदर का एक एग्जांपल मैं देता हूं, नाइदर ऑफ यू आर इंटेलिजेंट,
है ना, इसका क्या मतलब है, नाइदर ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, मतलब आप दोनों में से जो है कोई भी समझदार होशियार नहीं है, तो नाइदर ऑफ यू, वो नाइदर हो गया, सो दैट तो हमारा आ ही गया आंसर। देखो डिस्पाइट ऑफ, दोस्तों एक बात याद रखना, ये डिस्पाइट ऑफ वर्ड ही गलत है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, कभी भी डिस्पाइट की चार चीजें आ जाए ना, डिस्पाइट है, डिस्पाइट ऑफ है, तो डिस्पाइट ऑफ करके तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है, अकेला डिस्पाइट होगा। मतलब अगर आपने लिखा डिस्पाइट, ध्यान देना, ये देखो डिस्पाइट ऑफ आपने लिखा तो ये आपका गलत है, ठीक है, सही क्या हो जाएगा, केवल आपका डिस्पाइट, है ना, डिस्पाइट अगर आपने लिखा तो वो आपका सही है, ठीक है ना, डिस्पाइट आपने लिखा वो आपका सही है। और वैसे ही इंस्पाइट ऑफ का भी होता है, अरे देखो वैसे ही क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है दोस्तों, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ होता है, वो भी आपका सही है, अकेला इंस्पाइट भी आपका गलत हो जाएगा, तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है, ये आप लोग जो है डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट ऑफ कभी भी नहीं होता है, तो आपका ये वैसे भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्लियर है आपको, तो हमारा आंसर सो दैट आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th वाला, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन चूज 1 टू जॉइन द 2 सेंटेंसेस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, दोनों को हमको ज्वाइन करना है, एक बड़ा बढ़िया सा मीनिंग निकालना है, ठीक है, तो इट वॉज स्टिल पेनफुल, अभी भी ये चीज़ जो है बहुत ही दर्द भरी है, बहुत पेनफुल है, मतलब बहुत तकलीफ देने वाली है। आई वेंट टू सी अ स्पेशलिस्ट, अब क्या हो रहा है, इट वॉज स्टिल पेन, अभी भी दर्द हो रहा है, इस तरीके की बात हो रही कि अभी भी दर्द हो रहा है, तो क्या हुआ, आई वेंट टू सी अ स्पेशलिस्ट, भाई मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं कहाँ गया, मैं स्पेशलिस्ट के पास गया, मैं डॉक्टर के पास गया, है ना, तो यहाँ पे क्या कारण हो रहा है, यहाँ पे कारण बताने की बात हो रही है कि क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है इस कारण से, ठीक है, इस कारण से या फिर इसलिए, है ना, मैं कहाँ गया, डॉक्टर के पास गया, तो इट वॉज स्टिल पेनफुल एंड तो और हो गया, है ना, तो और तो प्लेन जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, तो ये तो आपका आएगा नहीं। ऑल्दो का मतलब जब नेगेटिव पॉजिटिव दो अपोजिट सेंस के जब सेंटेंस जोड़ना हो तो हम लोग ऑल्दो लगाते हैं, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे अपोजिट सेंस तो हो नहीं रहा, ये नहीं आएगा, ठीक है, ऑल्दो का मतलब आपका मैंने बताया था यद्यपि, हालांकि, जबकि, इस तरह से होता है, तो यहाँ पे डिस्पाइट का मैंने बताया था के बावजूद, ये भी आपका दो अपोजिट जो सेंटेंस है उनको जोड़ने का ये काम करता है ना, अपोजिट सेंटेंस आपके जो है उनको मिलाने का, उनको जोड़ने का ये काम करते हैं। ये के बावजूद, तो उनको जोड़ने का ये काम करता है, वहाँ यहाँ पे ये भी कोई बात नहीं हो रही, हमारा सो हमारा सही है ना, तो के सेंस में या इसलिए के सेंस में, है ना, इसलिए या सो, देखो क्या है, इट वॉज स्टिल पेनफुल, अभी भी इतना दर्द हो रहा था, तो मैं आई वेंट टू स्पेशलिस्ट, इसलिए मैं क्या करा, मैंने क्या किया, तो मैं स्पेशलिस्ट के पास चला गया, इसलिए मैं स्पेशलिस्ट के पास चला गया, सी वाला हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलो 11th वाला क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, अप्रोप्रिएट ढूंढना है हमको। यू डैश ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, ठीक है, क्या बोला है, एक देखो उसको वो दे रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, एक हम लोग क्या दे रहे हैं, सलाह देने की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है दोस्तों, सलाह देने की बात हो रही है और एडवाइस देने की बात हो रही है ना, एडवाइस दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं कि भैया क्या किया करो, ध्यान से ड्राइव करा करो बैड वेदर्स में, ठीक है, जब मौसम अच्छा नहीं है, खराब वेदर है, तो आप क्या करा करो, आप बहुत ही ध्यान से ड्राइव किया करो। ऑप्शन देखो क्या है हमारे पास, ought to have, ought not to या ought not to। देखो एक चीज तो देखो सलाह दे रहे हो, है ना, मना तो कर नहीं रहे हो कि you ought not to drive, ठीक है, you ought to drive carefully, यहाँ पे आ गया ना केयर, तो ये you ought not, अगर नेगेटिव बोलोगे नहीं तुम मत किया करो ड्राइव, कैसे, ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक ड्राइव मत किया करो बुरे वेदर में, इसका मतलब किया करो, तो नॉट तो आएगा नहीं, तो नॉट वाले तो दोस्तों सबसे पहले हटा दो, नॉट वाले दोनों ऑप्शन तो आपके पहले ही हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा ought to और ought to have,
एक चीज याद रखो दोस्तों, कभी भी ought to have आया तो have के बाद मैंने जैसे कि बताया था वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आने वाला है। क्या आने वाला है? ought to have driven आएगा। तो यहाँ पे तो ड्राइव है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब आंसर तो हमारा आ गया ought to। क्या आ गया? ought to। ought to का मतलब ही होता है दोस्तों सलाह। मैं आपको एक बात बताऊं, ought to बोलो या फिर शुड बोलो, ठीक है, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। ought to बोलो या फिर शुड बोलो, थोड़ा सा ought to में क्या हो जाता है, एक ड्यूटी की सेंस आ जाती है ना, ड्यूटीफुल एडवाइस की बात हो जाती है कि एक हमारा कर्तव्य भी है और हमको एक सलाह की तरह भी उसको यूज़ किया। जबकि जो शुड की जब हम बात करते हैं तो केवल एक सलाह देने की बात करते हैं, ठीक है, एक सलाह के सेंस में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखो, ought जो है, ought हमेशा टू के साथ ही आता है तो उसका कोई मीनिंग बनता है, ठीक है। ought के साथ हमेशा हम लोग टू लगाएंगे तो उसका कोई मीनिंग बनेगा। अगर कहीं पे अकेला ought आ गया, कहीं पे अगर ये वर्ड अकेला ought आ गया तो ये अकेला ought जो है विदाउट टू इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। याद रखना इस वर्ड का जो है मीनिंग आपका नहीं बनेगा। ये वर्ड इसलिए आपको क्या करना है कि ought के साथ हमेशा टू लगा के रखना है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। देखो, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर अ गिवन सेंटेंस। अब ये आपके पास एक फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, ठीक है, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, इसके लिए एक शब्द अपने को पता करना है। तो फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, इसका मतलब होता है मेहमानों का मनोरंजन करने में का आदी। कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके जब मेहमान उनके घर आते हैं तो बहुत आदर सत्कार करने वाला, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार, ठीक है ना, आदर सत्कार करने वाला, जब बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार जो करता है ना किसी का, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे जो व्यक्ति को, ध्यान देना दोस्तों, इस प्रकार का जो व्यक्ति या इस प्रकार का व्यक्ति या इस प्रकार की जो एक्टिविटी है उसको हम लोग कहते हैं हॉस्पिटेबल। क्या बोलते हैं? हॉस्पिटेबल बोलते हैं ना, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो होती है, होटल इंडस्ट्री जो होती है, वहाँ पे यही होता है ना। होटल इंडस्ट्री में यही सब सिखाया जाता है कि अगर मेहमान आए तो किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, ढंग से, शालीनता से उनको ट्रीट करना होता है। वही सभी सब चीज़ें हॉस्पिटैलिटी में होता है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, गेस्ट का मनोरंजन करना, वो आपका हॉस्पिटैलिटी के अंदर आता है, ठीक है ना। अब कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है जो बीमारी जो बहुत तेजी से फैलती हो, ठीक है। तो कंटेजियस मतलब ये फैलने योग्य है ना, फैलने योग्य, जो ऐसा कुछ बीमारी या उसकी बात हो रही है जो बहुत तेजी से फैलती हैं। जैसे ये कोरोना जो वायरस है, इट इज़ वेरी कंटेजियस वायरस। ये ऐसा वायरस है कंटेजियस जो बहुत तेजी से फैलता है, एक छूने से फैलता है, एक या फिर हवा से फैलता है, ठीक है, बहुत तेजी से स्प्रेड होना, उसको बोलते हैं कंटेजियस, है ना, बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाता है वो। अफ्लुएंट का मतलब होता है दोस्तों बहुत धनी, बहुत समृद्ध, बहुत धनी या धनवान व्यक्ति, बहुत ही रिच व्यक्ति, बहुत अमीर किस्म का जो व्यक्ति होता है, जिसके पास बहुत पैसा धन दौलत है, वो आपका अफ्लुएंट कहा जाता है। हॉस्पिटेबल मैंने बता दिया। एनवायस जो है, एनवायस जो है मतलब एक चिंतित सेंस में इसकी बात हो जाएगी, ठीक है, बहुत चिंतित होना, उस तरीके से इसकी बात हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारा सी वाला जो है वो आपका सही है, हॉस्पिटेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस। क्या लिखा है, इससे एक वर्ड इसका हमको ढूंढ के निकालना है। क्या लिखा हुआ है आप देखें, द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट। ये पिछले पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था, इस पेपर में भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ऐसा पॉइंट जहाँ पे धरती और स्काई का मिलन होता हुआ प्रतीत होता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं होराइजन। क्या कहते हैं दोस्तों, होराइजन। एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है, हमारा आसपास का वातावरण जो है
वो एटलस आपको पता है जहाँ पे हम लोग मैप्स वगैरह होते हैं अलग अलग देशों के, अलग अलग प्रदेशों के बहुत डिटेल में नक्शे जो होते हैं वो आपका एटलस होता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई जो होती है उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दिया। देखो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। डायरेक्शन क्या है, इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, इसमें कुछ एरर होगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज डी। तो ये तो एरर का क्वेश्चन है, आपको पता है भाई क्वेश्चन क्या है। दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, डू दे। देखो ये इस टाइप का बहुत आता है यार, ये इंट्रोगेटिव टाइप का जो क्वेश्चन है ना, जिसमें ये इंट्रोगेटिव टाइप का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न पूछते हैं। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि इसमें अगर यहाँ पे आपका ये देखो यहाँ पे दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, तो इधर हो गया डू दे। अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, है ना, यहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ है, नॉट नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग नॉट नहीं लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, यहाँ पे भी नॉट नहीं आएगा। अगर यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब हिडन है, यहाँ पे आपका सीधा देखो सब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है, ठीक है, उसके बाद जो आपका कुछ अदर वर्ड्स है, तो इधर जो आप लिखोगे ना, तो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है आपका वापस से सब्जेक्ट आ जाएगा। आपको ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये जैसे ये आप सब्जेक्ट के बाद सीधा आपका क्या आ गया, मेन वर्ब, तो यहाँ मेन वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या हो सकता है, या तो डू आ सकता है या फिर आपका डज आ सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि डू जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। उसके अंदर आई को भी और यू को भी इंक्लूड कर दो। और ये जो डज है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। तो ये देखो दे प्ले, तो प्ले जो है वो देखो दे प्ले फुटबॉल, दे जो है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ जो है आपका डू ही आने वाला है। क्या आने वाला है, इंट्रोगेटिव में हमेशा डू आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, डू दे। जैसे देखो दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, अब इसका इंट्रोगेटिव लाओगे तो क्या हो जाएगा, डू दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, कि क्या वो संडे को फुटबॉल खेलते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं डू दे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका कुछ भी कोई भी एरर आपका नहीं है, नो एरर इसका आंसर होगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सेम एरर का ही क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है 15th वाला, द आईफिल टावर इज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन फ्रांस, कि एफिल टावर जो है ना वो क्या है, वो सबसे फेमस है, मोस्ट फेमस बिल्डिंग है। कहाँ पर है बिल्डिंग, फ्रांस में। दोस्तों ये आपका सुपरलेटिव का सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है आपका ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। सुपरलेटिव में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वन वर्सेस ऑल, वन को आप कंपेयर करते हो किससे, ऑल से कंपेयर करते हो, है ना। और उसमें सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव में या तो हम लोग EST लगा देते हैं, या तो EST लगा देते हैं, या फिर ये जो शब्द है आपका मोस्ट, ये हम लोग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो एफिल टावर है इस, ये बिल्कुल यही वाला कॉम्बिनेशन आता है, द आ गया, फिर मोस्ट आ गया, फिर फेमस बिल्डिंग, इज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग, ठीक है। तो ये द मोस्ट आ गया, उसके बाद फेमस आपका, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका नाउन हो गया, और ये द मोस्ट का कॉम्बिनेशन आता है। मतलब यहाँ पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। एफिल टावर जो है इज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन फ्रांस, सबसे फेमस पूरी फ्रांस में सबसे ज्यादा सबसे फेमस अगर कोई बिल्डिंग है तो वो क्या है, एफिल टावर है। मतलब हमने इसको सुपरलेटिव डिग्री में बता दिया, ठीक। मतलब इसके अंदर भी दोस्तों आपका कोई भी एरर नहीं है, नो एरर का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो 16th क्वेश्चन, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा, ये टू हैव अ ग्रीन थंब
इसका हमको मीनिंग बताना है, ठीक है। ये सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, देखो क्या, माई मदर हैज़ अ ग्रीन थंब व्हेन इट कम्स टू हाउस प्लांट। भाई जब घर में पौधे लगाने की बात हो तो मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माताजी है, उनके पास ग्रीन थंब है, हरा अंगूठा है। तो यहाँ हरा अंगूठा नहीं है, इसका मतलब है कि मेरी जो मम्मी है, मेरी माताजी है, वो गार्डनिंग में बहुत अच्छी है, वो प्लांटेशन में बहुत अच्छी है। शी इज़ अ वेरी गुड गार्डनिंग, शी इज़ वेरी गुड इन गार्डनिंग, गार्डनिंग बहुत अच्छा करती है, प्लांटेशन उसको, उनका सेंस बहुत अच्छा है पेड़ पौधों को देख रेख करने का, उसको लगाने का। तो यहाँ पे उस सेंस में बात हो रही है। तो देखो, टू हैव एबिलिटी टू ग्रो प्लांट वेल, बिल्कुल ये हो सकता है, उनकी जो एबिलिटी है क्या, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने की, वो है उनके पास, ठीक है। टू हैव डिसलाइक, देखो भाई यहाँ पे कोई नेगेटिव बात तो हो नहीं रही है, हाउस प्लांट की बात हो तो उनका ग्रीन थंब है, कोई ना कोई, अगर आपको मीनिंग क्लियर भी नहीं हो रहा है तो इतना तो आपको पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंस में तो बोल नहीं रहे, हम लोग कोई बुराई तो कर नहीं रहे, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में ही हो रहा है। तो एबिलिटी टू ग्रो, प्लांट्स ग्रो करना अच्छी बात है ना, तो ये तो आपका वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है। डिसलाइक, प्लांट से नफरत करना, है ना, व्हेन इट कम्स टू हाउस प्लांट। अब हाउस प्लांट से कौन नफरत करता है, आप बताओ, पेड़ पौधों से नफरत करते हैं क्या, मुश्किल से, रेयर कोई होगा जो नफरत करता होगा। तो डिसलाइक तो यहाँ पे वैसे ही कॉमन सेंस की बात है, नहीं होना चाहिए। टू बी फिजिकली डिसेबल्ड, है ना, तो ये डिसेबल्ड एबिलिटी की बात भी यहाँ पे नहीं हो रही है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, मतलब हमारा टू हैव एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स वेल, ये आपका ए वाला सही आंसर है। 17th वाला आप देखो, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, कौन सा, इसकी हमको बात करना है। टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर, ये तो आपने देखो, इसको तो आप इसको हिंदी में भी करोगे तो समझ जाओगे, मतलब महल बनाना, कहाँ, आसमान में महल बनाना, हवा में महल बनाना, बोलते हैं ना, एक हवा, डींगे हाँकते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं डींगे हाँकना, बहुत बड़ी बड़ी छोड़ना मतलब बड़ी बड़ी बत्ती देना जिसको बोलते हैं देशी भाषा में, कि बहुत ऊंचे ऊंची फेंकना जिसको बोलते हैं। तो टू बिल्ड कैसल इन द एयर मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन धरातल पर असलियत में कुछ ना करना, है ना, उस सेंस में बात हो रही है। तो देखो क्या है फॉर्मूला यहाँ पे, सेंटेंस आपका, डोंट बिल्ड अ कैसल इन द एयर, हवा में जो है आप महल मत बनाओ, आप बंगला मत बनाओ, जस्ट फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी, जाओ बाहर और अपना कुछ कमाई का सोचो, कुछ काम करो, ठीक। देखो ऑप्शन क्या है, टू मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लान्स दैट ऑलवेज कम ट्रू, ऐसा तो है नहीं कोई प्लान, ऐसे प्लान जो सही हो जाए उसकी बात नहीं हो रही है। टू मेक द मोस्ट प्रैक्टिकल धरातल का एंड फ्रूटफुल प्लान दैट नेवर फेल, ऐसे प्लान जो कभी फेल ही ना हो, नहीं, ऐसी भी बात नहीं हो रही है ना। एक तरह से ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है कि आसमान में, एयर में महल बनाना मतलब होता कुछ नहीं है, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से मतलब है, तो ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है, सेंटेंस है। देखो, टू ड्रीम और टू मेक प्लान्स दैट नेवर कम ट्रू, है ना, दिन में ही सपने देखना, तो बिल्कुल आपका सी वाला सही है, ठीक है, नन ऑफ दी अबोव दोस्तों आपका ये नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड अ वर्ड विच इज अपोजिट टू द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, एक वर्ड आपके पास यहाँ पे रहेगा अंडरलाइन, उसका अपोजिट हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, अपोजिट। क्या लिखा है देखो, सॉल्ट एंड पेपर आर द टू मोस्ट कॉमन सीजनिंग्स, ये कॉमन वर्ड का हमको देखना है, ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर आर द टू मोस्ट कॉमन सीजनिंग, सीजनिंग का मतलब होता है जो सीजन्स पे आते हैं, ठीक है, तो पेपर और सॉल्ट जो है वो अच्छा सीजनिंग, मोस्ट कॉमन सीजनिंग्स हैं, तो इसमें देख लेते हैं। तो देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है जो बहुत ही आसानी से अपने को मिल जाए, इजीली अवेलेबल, जो बहुत ही कॉमन हो, बहुत आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है, तो उसका अपोजिट हमको देखना है, ठीक है। तो चीप का मतलब होता है सस्ता, तो ये भी मोस्ट कॉमन सीजनिंग्स मतलब ये भी सस्ते के सेंस में भी आ गया, है ना, सस्ता। तो इजीली अवेलेबल मतलब क्या, बहुत सस्ता हो, ठीक है, तो ये भी आपका उसका अवेलेबल, ये भी इसका पर्यायवाची हो गया, ये भी पर्यायवाची हो गया। रेयर, रेयर मतलब बहुत ही कम मिलता हो, रेयर का मतलब क्या होता है, बहुत कम,
जो बहुत आसानी से अवेलेबल ना हो पाए, जो अपने को आसानी पे ना मिल पाए, उसकी बात हो रही। तो उसका जो अपोजिट है दोस्तों ये आपका रेयर हो जाएगा, है ना। पॉपुलर का मतलब भी होता है बहुत फेमस, जो बहुत हर जगह दिखता हो, हर जगह लाइमलाइट, हर जगह कहीं भी उपलब्ध हो जाए, है ना। तो ये आपके सबके सब जो है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो गए। हमको चाहिए विपरीतार्थी शब्द, उसका अपोजिट चाहिए, तो रेयर आ जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन, सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड अ वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर। अभी इससे पहले वाले में हमको अपोजिट देखना था, अब इसका समानार्थी देखना है ना, इसका सिमिलर देखना है। ये आपका सेंटेंस है, क्या लिखा है, वी हैड अ मैग्निफिसेंट डिनर एट द बर्थडे पार्टी। जो शब्द, जो अंडरलाइन शब्द है वो ये है, ठीक है, मैग्निफिसेंट। तो इसका हमको क्या करना है, इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, वी हैड अ मैग्निफिसेंट डिनर एट द बर्थडे पार्टी। बहुत अच्छा, मैग्निफिसेंट मतलब लाजवाब, ठीक है। क्या मतलब है इसका, लाजवाब, बहुत अच्छा, अति उत्तम, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है, ये तारीफ करने वाला शब्द है, ठीक है। तो तारीफ शब्द करने वाला है, इसका सिमिलर अपने को चाहिए। तो अभी एक पिछले पेपर में मैंने बताया था, इसका जो पर्यायवाची है वो स्प्लेंडिड होता है। स्प्लेंडिड का मतलब भी यही होता है, ठीक है, लाजवाब ही होता है। मिजरेबल मतलब बहुत खराब, मिजरेबल मतलब बहुत बहुत खराब के सेंस में, बहुत ही बुरा, बहुत खराब के सेंस में आपका ये नेगेटिव वर्ड हो गया। तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, ये नहीं होगा। अनहेल्दी भी जो है, जो हमारे लिए सेहतमंद ना हो, वो भी नहीं होगा। इनएडिबल जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, एडिबल मतलब खाने योग्य, इनएडिबल मतलब जो खाने योग्य ना हो। तो ठीक है दोस्तों, हमारा स्प्लेंडिड राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर का आपके सामने है, देखो क्या लिखा है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड अ वर्ड विच इज अपोजिट, सेम अपोजिट है हमको, अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, एज डस्क फेल। चलिए ये आपका वर्ड है, इसका हमको अपोजिट ढूंढना है, ठीक है ना, इसका अपोजिट हमको बताना है। तो डस्क फेल बैट, अच्छा ये कॉमा यहाँ से हटा दो, अच्छा जो, चलिए मान लो ये कॉमा आप, ये आपका नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो एज डस्क फेल बैट्स बिगिन टू फ्लाई बिटवीन द ट्रीज। तो डस्क क्या होता है दोस्तों, डस्क जो है ये शाम का समय होता है, शाम का समय जब सूरज ढल जाता है ना। सूरज ढलने के बाद जैसे जैसे ही अंधकार शुरू हो जाता है ना, जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ, है ना, सूरज पूरा डूब गया, सूरज ढल गया, शाम पूरी अंधेरी रात शुरू होने लगी, उसको डस्क बोलते हैं। उस समय क्या होता है, जब अंधकार शुरू होता है, जब सूरज ढल जाता है, उस समय क्या होता है, बैट्स जो होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं ना, चमगादड़ क्या करते हैं, बिगिन टू फ्लाई बिटवीन द ट्रीज, वो पेड़ों के बीच में एकदम उड़ना शुरू कर देते हैं। अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको इसका अपोजिट चाहिए, ठीक है ना। तो अब अपोजिट क्या होगा, नून का मतलब होता है बिल्कुल दोपहर, है ना, 12 PM, आपका 12 बजे जो दोपहरी होती है उसको नून बोलते हैं। डाउन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, है ना, जब सूरज उगने ही वाला है, एकदम अर्ली वो मॉर्निंग का जो समय है, ये आपका सुबह मतलब 5 बजे, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच का जो समय है ना, उसकी बात हो रही है। डार्कनेस का मतलब तो अंधकार होता है। मिडनाइट मतलब रात्रि, जो 12 AM का जो समय है रात्रि का, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, डस्क ये शाम का है, तो ये अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय, बी वाला दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ।